सुनो कहानी नेतरहाट की। आज आपको इस खंड में कहानी मैं आपको सुनाता हूँ नेतरहाट के बसने की, नेतरहाट के स्थापना होने की और नेतरहाट को बसाने के पीछे उस आदमी की कहानी जिसने नेतरहाट को बसाया। बिहार जब बंगाल से अलग हुआ तो बिहार और उड़ीसा एक संयुक्त प्रांत था और उसकी राजधानी पटना हुआ करती थी और ग्रीष्मकालीन राजधानी उस समय रांची थी। बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले आसाम में काम कर चुके थे और उन्होंने आसाम के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा इतिहास की रचना की है और इस किताब को काफ़ी लोगों ने सराहा है और किताब मौलिक तौर पर लोगों के बीच में चर्चा के तौर पे उपयोग में लाया जाता है। वो व्यक्ति काफ़ी प्रकृति प्रेमी था और बिहार के इस खंड में आकर वो हमेशा इंग्लैंड के वादियों को ढूंढने की कोशिश करता था जहां उसको मैदान के गर्मी से राहत मिले और प्रकृति के बीच में बैठकर सुकून भी मिले। कहते हैं नेतरहाट पहले एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, लेकिन एक मिलिट्री कैंप की स्थापना करने के लिए ज़मीन के साथ साथ में वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है और नेतरहाट में पानी के अभाव में कहा जाता है कि फिर उस मिलिट्री कैंप को या उस मिलिट्री कैंप को बंद करना पड़ा और तब इस अंग्रेज़ ने 1915 ईस्वी में बिहार में कदम रखा। 1915 से 1920 के बीच में इस अंग्रेज़ को बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर का दायित्व दिया गया और बीच में कुछ 1917 के आसपास के कालखंड को देख लें तो उस समय यह व्यक्ति केवल बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहा था, नहीं तो 1915 से 1920 तक यह बिहार का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहा था। चंपारण आंदोलन से पहले रांची में इस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने महात्मा गांधी के साथ विचार विमर्श राय मशविरा भी किया था। उसे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां प्रकृति का सामंजस्य हो, जहां मैदान की गर्मी न हो और जहां हिल स्टेशन या सामान्यतः जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका डंपनेस ना हो, यानी अथाह बारिश या मूसलाधार बारिश के बीच में भी पानी अपना रंग और रूप पठार पर नहीं छोड़े या उस जगह पर नहीं छोड़े जहाँ पे फिर दलदली नुमा कोई चीज़ उत्पन्न हो जाए। इस जगह की तलाश में अंग्रेज, जिसे लोग सर एडवर्ड गेट के नाम से जानते हैं, रांची से चला पलामू के जंगलों की ओर। रांची से तकरीबन 100 मील चलने के बाद उसे जब कोयल नदी को क्रॉस किया तब उसे एक सुंदर सा पहाड़ी सिलसिला मिलना शुरू हुआ और जिसका घुमाव या मोड़ या ग्रेडियंट इतना नहीं था कि जिस पे जो है सामान्यतः बग्घी या घोड़ी गाड़ी ना जा सके। और ख़ासकर बनारी से आगे मरवई की तरफ जब जाते हैं उस तरफ से पठार जो है जब ऊंचाई की तरफ जा रहा था तो सनह सनह ग्रेडियंट जो है अपना रूप प्राप्त कर रहा था और वह ऊंचाई यात्रा को या मार्ग को अवरुद्ध न करने के जैसा था, यानी मार्ग प्रशस्त था। और जैसे जैसे उस ऊंचाई की तरफ सर एडवर्ड गेट बढ़ना शुरू हुए, मोड़ दर मोड़ साल सफुआ का जंगल उनको लुभाता गया और एक सिलसिला के बाद यूकलिप्टस और चीड़ के जंगलों ने उनका स्वागत किया। और जब पठार के ऊपरी खंड पर पहुँचे तो अवाक रह गए, क्योंकि वह पठार का क्षेत्र जो तकरीबन 7 मील लंबा और 5 मील चौड़ा था, या यूं कहें कि तकरीबन 20 वर्ग मील के आसपास का जो क्षेत्र था वह मंत्रमुग्ध कर गया। और जब वहाँ से नीचे कोयल की बहती धारा के ऊपर सर एडवर्ड गेट की नज़र पड़ी तो अवाक रह गए, क्योंकि सामने सूरज मुस्कुराता हुआ उनको दर्शन दे रहा था और एक पहाड़ी को चूमते हुए गगन के ऊपर आच्छादित हो रहा था। और शाम के समय जब एडवर्ड गेट उस पठार पर घूम रहे थे तो वही सूरज फिर अपना बदन चुराता हुआ लालिमा बिखेरता हुआ एक पहाड़ के पीछे छिप रहा था। सर एडवर्ड गेट को वो जगह मिल गया और जगह मिलते ही उन्होंने सबसे पहले उस जगह पे एक खूबसूरत सा उन्होंने एक डैम का निर्माण कराया जो बरसात के पानी को रोक करके वहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को कम से कम जल की समस्या से निजात देता, और जो कि वहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी। और इस तरह से एक खूबसूरत सा पहाड़ी क्षेत्र पर एक
जगह बसा जिसे लोग नेतरहाट के नाम से जानने लगे। नाम कैसे निकला इसकी भी एक अलग कथा है, और आसपास की जनजातियां कैसे उसमें शरीक हुई इसकी भी एक कथा है, और आसपास के कौन से गांव उसमें सम्मिलित थे इसकी भी अलग कहानी है। आज की कहानी सुनो नेतरहाट की कहानी भाग 1 यहीं तक। भाग 2 में फिर हम आपको लेकर आएंगे नेतरहाट के नामकरण और वहाँ के जनजातियों का क्या योगदान रहा, और आप ये जानकर भी आश्चर्य करेंगे और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ की जनजातियाँ रामायण कालीन है और शायद उससे भी पुरानी है। अगले खंड में शेष जानकारी। धन्यवाद।